गांव सोहनपुर, जहां हरियाली के बीच किसान मेहनत करते थे, वहां का एक बड़ा नाम था जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह। अपनी जमींदारी और क्रूरता के कारण वह गांव में भय का दूसरा नाम बन चुका था। उसका एक सख्त नियम था, जो किसान अपनी गाय को उसके खेत में चरने देगा, उसकी गाय जमींदार की हो जाएगी या भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। गांव वाले इस नियम से खौफ में रहते थे, लेकिन मजबूरी में कभी कभी गायें खेत में चली जाती और फिर गरीब किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ती। गांव में एक गरीब किसान माधव अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। उसके पास सिर्फ एक गाय गौरी थी, जिससे उसका घर चलता था। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि माधव और उसकी माँ के लिए परिवार के सदस्य जैसी थी। बेटा, ये गौरी हमारी लक्ष्मी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। हाँ माँ, गौरी हमारे लिए सिर्फ एक गाय नहीं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, भगवान का दिया अनमोल वरदान। मैं इसकी हमेशा रक्षा करूंगा। माधव हर दिन गौरी को अपने खेतों में चराने ले जाता और फिर उसे सुरक्षित घर वापस लाता। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया उजड़ गई। शाम होने को आई थी। माधव अपनी फसल की देखभाल करके घर लौट रहा था कि अचानक गांव के कुछ लोगों ने उसे रोका। माधव, जल्दी चल, तेरी गौरी को ठाकुर के आदमियों ने पकड़ लिया है। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ ठाकुर रणवीर सिंह के खेतों की ओर भागा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर के गुंडे गौरी को बांधकर खड़े थे। गाय डरी हुई थी, उसकी आंखों में दर्द था। रुको, गौरी मेरी जान है, इसे बांधने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? ठाकुर रणवीर सिंह अपनी छड़ी घुमाते हुए ठहाका मारकर हंस पड़ा। माधव, तेरी ये गाय हमारे खेत में क्या घास चरने आई थी, अब किस्मत भी यहीं छोड़ गई। अब ये हमारी हुई। माधव हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। ठाकुर साहब, मेरी गलती बस इतनी है कि गौरी भूख से बेचैन होकर इधर चली आई, लेकिन इसका अंजाम इतना बेरहम मत बनाइए। ये सिर्फ एक गाय नहीं, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठाकुर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर इसे वापस चाहिए तो 5,000 रुपए लेकर आ, वरना इसे भूल जा। गांव के लोग मूक दर्शक बने खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि माधव की मदद कर सके। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि 5,000 रुपए उसके लिए नामुमकिन थे। क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? क्या मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती? मेरी गौरी को मुझसे छीन लिया और पूरा गांव तमाशा देख रहा है। ठाकुर का ये जुल्म कब तक चलेगा? नहीं, अब और नहीं, इसे इसका अंजाम भुगतना ही होगा। माधव का दिल गुस्से से जल रहा था, लेकिन वह जानता था कि ठाकुर से सीधी लड़ाई लड़ना आत्महत्या करने जैसा था। पर अब वह चुप नहीं रहेगा। माधव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे छुपा था एक तूफान। ठाकुर रणवीर सिंह के खेत में अपनी गौरी को बंधे हुए देखकर उसका खून खौल उठा। लेकिन वह जानता था कि सीधे ठाकुर से भिड़ना उसकी और उसकी माँ की तबाही का कारण बन सकता है। उसे सोच समझकर कदम उठाना था। वह वापस गांव आया, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्या इस गांव में कोई मर्द बचा भी है या नहीं? आज मेरी गौरी गई है, कल किसी और की जाएगी। कब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे? अगर आज नहीं बोले तो आने वाली नस्लें हमें कायर कहेंगी। हम सबको मिलकर इस जुल्म का जवाब देना होगा। बेटा, हम तेरी पीड़ा समझते हैं, लेकिन ठाकुर से टकराने का मतलब मौत को बुलावा देना है। उसके आदमी बेदर्द हैं। माधव, हमें माफ कर, हम सब मजबूर हैं। ठाकुर के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। माधव के अंदर आक्रोश भड़क उठा। यह कैसी जिंदगी थी जहां अन्याय के खिलाफ बोलने से पहले ही लोग डर कर चुप हो जाते थे। लेकिन वह चुप नहीं रहेगा। वह भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। माँ कमला दहलीज पर खड़ी थी। उसकी आंखें सूखी नहीं थीं, लेकिन उनमें उम्मीद बाकी थी। बेटा, तू खाली हाथ क्यों लौटा? गौरी कहाँ है? माधव ने माँ की आंखों में देखा और पहली बार उसने खुद को बेबस महसूस किया। माँ, ठाकुर ने गौरी को अपने खेत में बांध लिया है। कह रहा है अगर 5,000 रुपए नहीं दिए तो उसे भूल जाओ, जैसे वो कोई चीज हो, इंसान नहीं। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, कुछ भी कर,
लेकिन गौरी को वापस ला। वो सिर्फ हमारी गाय नहीं है, वो हमारा परिवार है। माधव ने माँ के कांपते हाथों को थामा। नहीं माँ, ये अन्याय अब और नहीं सहूंगा। गौरी हमारी सिर्फ गाय नहीं, हमारा परिवार है। मैं उसे किसी भी हालत में वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात माधव सो नहीं सका। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे ठाकुर को हराना था, लेकिन ताकत से नहीं, दिमाग से। रात के अंधेरे में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बलराम के पास पहुंचा। बलराम एक चतुर और निडर युवक था। माधव, ठाकुर से लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अगर तू कहे तो मैं तेरे साथ हूँ। ठाकुर की ताकत से लड़ना तो मूर्खता होगी बलराम। उसकी ताकत तलवार है, बंदूक है, आदमी है, लेकिन हर ताकत के पीछे एक कमजोरी छुपी होती है। हम उसकी उसी कमजोरी पर वार करेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी। क्या मतलब? माधव ने बलराम को अपनी योजना बताई। तू सच में ये करने वाला है? हाँ, और इस बार ठाकुर से उसकी ताकत छीन कर ही रहूंगा। मैं अपनी गौरी को सिर्फ उसके चंगुल से नहीं, उसके डर और घमंड से भी आजाद कराऊंगा। रात के अंधेरे में माधव और बलराम एक परछाई की तरह गांव की पगडंडी पर बढ़ रहे थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में तूफान मचा हुआ था। माधव ने अपने जीवन में कभी ऐसा जोखिम नहीं उठाया था, पर आज उसकी आत्मा में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, न्याय। माधव, क्या तुझे यकीन है कि ये योजना काम करेगी? यकीन नहीं, भरोसा है बलराम। ताकत से नहीं, ठाकुर अपनी कमजोरी से हारेगा, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका घमंड और लालच। बस हमें उसे उसी के जाल में फंसाना है। बलराम ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अब उन्हें सावधानी से अपना कदम बढ़ाना था। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैली। कोई नहीं जानता था कि यह अफवाह किसने उड़ाई, लेकिन हर कोई इसे एक दूसरे से कह रहा था। पंडित जी, सुना आपने? ठाकुर के खेत के पास किसी ने रात में सोने की गड्डी देखी है। अरे क्या सच में? अगर ये सच है तो ठाकुर जरूर इस पर कब्जा करेगा। गांव भर में ये बात आग की तरह फैल गई, और जैसा कि माधव को उम्मीद थी, यह बात ठाकुर के कानों तक भी पहुंच गई। ठाकुर रणवीर सिंह हवेली के बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था जब उसके चमचे लाला ने अंदर आकर सूचना दी। मालिक, गांव में चर्चा है कि आपके खेत के पास किसी ने रात में सोने की गड्डी देखी है। सोना? मेरे खेत में? इसका मतलब ऊपर वाले ने मुझे और अमीर बनाने की ठानी है। मालिक, अगर ये खबर सच है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। ठाकुर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। चलो देखते हैं कौन सा खजाना हमारे कदमों में गिरने वाला है। माधव और बलराम पास के खेत से यह सब देख रहे थे। बस अब आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया है। शिकार खुद जाल में फंस चुका है। ठाकुर अपने आदमियों के साथ खेत में पहुंचा और इधर उधर खुदाई शुरू करवाई। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं, पर उसे कहीं भी सोना नहीं मिला। सोना कहाँ है? किस कमीने ने ये झूठी अफवाह उड़ाई? अगर मेरे हाथ लगाना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ठीक उसी वक्त माधव चुपके से ठाकुर की हवेली की तरफ बढ़ा। यह मौका था जब ठाकुर का पूरा ध्यान खजाने पर था। उसने हवेली के पीछे बने गौशाले की ओर देखा, जहां उसकी गौरी बांधी थी। माधव ने जल्दी से गौरी की रस्सी खोली और उसके कान में फुसफुसाया। गौरी, अब डरने की जरूरत नहीं। चलो, हमें अपने घर लौटना है, वहां जहां कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। गौरी जैसे उसकी आवाज पहचान गई। उसने हल्की सी हुंकार भरी और माधव के साथ चल पड़ी। लेकिन तभी हवेली के अंदर से लाला की आवाज आई। अरे ओ माधव, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसकी इजाजत से इस हवेली में घुसा? हाथ पकड़ो इसका, आज इसे इसकी औकात दिखानी होगी। लगता है इस कमीने की हिम्मत अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। माधव का दिल जोर से धड़क उठा।
वो जानता था कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो ठाकुर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह गौरी को लेकर भागने लगा। लाला और कुछ नौकर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन माधव का बचपन गांव की गलियों में दौड़ते हुए बीता था। वह बिजली की गति से भाग रहा था। बलराम पहले ही पास खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि माधव मुश्किल में है, उसने जल्दी से पास के बैलगाड़ी वाले चाचा शंभू को इशारा किया। चाचा गाड़ी चलाओ। शंभू चाचा ने बैलों को हाँक दिया और माधव तेजी से गाड़ी पर कूद गया। जब ठाकुर को इस चोरी की खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने खेत में गड्ढों को गुस्से से घूर रहा था। मुझे मूर्ख बना दिया माधव। तुझे लगता है तू बच जाएगा? देख लेना, मैं तुझे खोज निकालूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखिएगा। लेकिन माधव को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपनी गौरी को बचा लिया था। वह वापस गांव पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे देखकर उसे गले लगा लिया। बेटा, तूने कर दिखाया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि कोई ठाकुर से भिड़कर जीता था और इस जीत ने उनके अंदर भी एक चिंगारी जला दी थी। माधव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसे पता था यह अंत नहीं था। ठाकुर रणवीर सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वह बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। ठाकुर रणवीर सिंह की आंखों में खून उतर आया था। उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई किसान उसकी नाक के नीचे से उसकी संपत्ति या यूं कहें उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज छीन कर ले जाए। उसने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और गरजा, माधव, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब देख, ना तू बचेगा ना तेरी वो हरामखोर गाय। इस गांव में सांस लेना भी हराम कर दूंगा तेरे लिए। लाला और बाकी चमचे एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबको लगा कि ठाकुर अभी गांव में जाकर तबाही मचाएगा, लेकिन अगले ही पल ठाकुर ने गहरी सांस ली और दांत भींचते हुए कुछ सोचा। नहीं, सीधी लड़ाई से नहीं, इसे मैं अंदर से तोड़ूंगा, इसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। रणवीर सिंह चालाक शिकारी था और इस बार उसकी योजना ज्यादा खतरनाक थी। माधव जब गौरी को लेकर घर पहुंचा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। बुजुर्ग रामू चाचा, पंडित जगन्नाथ, शंभू चाचा और बाकी गांव वाले उसके घर आए। अरे माधव, तूने जो किया वो किसी योद्धा से कम नहीं। माधव मुस्कुराया, लेकिन बलराम चुप था। उसने दूर कहीं कुछ अजीब महसूस किया। भाई, जीत तो गए, लेकिन ठाकुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। हमें सतर्क रहना होगा। हाँ बलराम, ये तो बस पहली जीत थी, लेकिन जंग अभी बाकी है। ठाकुर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सुबह जब माधव खेत में पहुंचा तो वहां का नजरा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके खेत की फसल जला दी गई थी। मिट्टी काली हो चुकी थी। धुआं अब भी उठ रहा था। चारों तरफ राख ही राख थी। नहीं, ये क्या कर दिया? मेरी मेहनत, मेरे सपने सब जलाकर राख कर दिए। कौन है इतना बेरहम जो किसी की रोजी रोटी पर वार कर सकता है? मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। पीछे से एक गांव वाला भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, ये काम ठाकुर के आदमियों का है। रात में कुछ नकाबपोशों को खेत में आग लगाते देखा गया था। माधव का खून खौल उठा। उसी वक्त ठाकुर का चमचा लाला वहां आया और घमंड से बोला, अरे माधव, तेरी फसल को क्या हुआ? लगता है किसी ने आग लगा दी। बड़ा अफसोस हुआ। माधव ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब कैसे गुजारा करेगा रे किसान? ठाकुर साहब कह रहे थे कि अगर तू माफी मांग ले तो तुझे अपने खेत में काम करने देंगे। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। यह सीधा अपमान था, लेकिन माधव मुस्कुराया। यह देखकर लाला चौंक गया। फसल राख हुई है, हौसला नहीं। मैं जले हुए खेत से भी अन्न उगाकर दिखाऊंगा, और तब देखना मेरी मेहनत की फसल ठाकुर की बर्बादी का बीज बनेगी। लाला गुस्से में पांव पटकता चला गया। ठाकुर को जब पता चला कि माधव ने हार नहीं मानी तो उसने एक और घिनौनी चाल चली। गांव में अफवाह फैलाई गई कि जो भी माधव की मदद करेगा उसे भी ऐसी ही सजा मिलेगी। अब गांव वाले डरने लगे। पहले वे माधव के साथ थे, लेकिन जब रात में रामू चाचा के घर पर भी हमला हुआ और उनके खलिहान को आग लगा दी गई तो सब पीछे हटने लगे। पंडित जगन्नाथ भी माधव के पास आए और धीरे से बोले, बेटा,
हम तेरे साथ हैं, लेकिन ठाकुर से बैर लेकर हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। माधव समझ गया कि ठाकुर अपनी योजना में कामयाब हो रहा है। लोग डर के मारे अलग हो रहे थे। बलराम पास आया और धीरे से फुसफुसाया। भाई, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो ठाकुर हमें अंदर से खोखला कर देगा। माधव ने गहरी सांस ली। अब कोई और तरीका निकालना जरूरी था। रात के समय माधव और बलराम ने मिलकर एक नई योजना बनाई। ठाकुर की ताकत उसकी तलवार में नहीं, हमारे डर में है। अगर हम डरना छोड़ दें तो उसकी ताकत खुद ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, पर हम उसे डराएंगे कैसे माधव? अगर ठाकुर अपने आतंक से हमें कमजोर कर सकता है तो सोचो, जब वही आतंक उसके खिलाफ हो जाए तब क्या होगा? डर उसका सबसे बड़ा हथियार है और हम उसे उसी से हरा देंगे। फिर माधव ने बलराम को अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर बलराम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। भाई, इस बार ठाकुर को ऐसा सबक मिलेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। माधव ने अपने खेत की राख को मुट्ठी में लिया और हवा में उड़ा दिया। आज ये राख हवेली तक पहुंचेगी और उसके घमंड को भी इसी राख में मिला देंगे। गांव में हलचल तेज हो गई थी। ठाकुर रणवीर सिंह ने आग तो लगाई थी, लेकिन अब जो आग जलने वाली थी वह उसकी हवेली तक पहुंचेगी। गांव में हलचल थी। ठाकुर की दी हुई धमकियों के बाद लोग डर गए थे, लेकिन माधव और बलराम ने जो योजना बनाई थी वह अब धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। रात के अंधेरे में हवेली के अंदर ठाकुर रणवीर सिंह अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी, ठाकुर, मैं आया हूँ तेरे पापों का हिसाब लेने। ठाकुर के हाथ से हुक्का छूट गया। वह घबरा कर खड़ा हो गया। उसके चमचे भी डर से इधर उधर देखने लगे। कौन हरामखोर है जो मौत को खुद बुला रहा है? सामने आ, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन जवाब नहीं आया। बस हवेली के बाहर किसी के पैरों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी। लाला, देख तो सही बाहर कौन है, और सुन, अगर कोई चालाकी करे तो सीधा खत्म कर देना। लाला और कुछ आदमी बाहर गए, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। हवेली की दीवारों पर साया सा लहरा रहा था। हवा तेज थी और पेड़ों की टहनियां झूम रही थीं। अचानक एक सूखी डाल जमीन पर गिरी, जिससे सब चौंक गए। लाला कांपते हुए बोला, ठाकुर, ये सब कुछ अजीब लग रहा है। कौन है जिसने ये दुस्साहस किया? हिम्मत है तो सामने आ। तभी अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। माधव। वह धीरे धीरे आगे आया। आंखों में अजीब चमक थी। उसके पीछे बलराम और गांव के कुछ और लोग थे। ठाकुर, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। आज तू अपने घमंड के साथ जमीन पर गिरेगा। सिर्फ 4-5 लोग लेकर आया है। गांव वाले तो पहले ही मुझसे डर गए हैं। लेकिन तभी चारों तरफ से मशालों की रोशनी जल उठी। पूरा गांव हवेली के बाहर खड़ा था। रामू चाचा, पंडित जगन्नाथ, शंभू चाचा, हर कोई अब ठाकुर का चेहरा देखने लायक था। वह पहली बार डरा। अब और नहीं ठाकुर, तूने हमारी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। गांव वालों ने मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया। ठाकुर के आदमी इधर उधर भागने लगे। लाला तो मौके पर ही गिरकर ठाकुर के पैर पकड़कर बोला, ठाकुर साहब, हमसे भूल हो गई। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हमें माफ कर दो, नहीं तो ये गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन माधव आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तूने सालों तक दूसरों की मेहनत पर हुकूमत चलाई, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब इस गांव में तेरा खौफ नहीं, इंसाफ राज करेगा। गांव वालों ने ठाकुर के आदमियों को पकड़ लिया। कुछ गांव वाले सरपंच को बुलाने दौड़े ताकि ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही हो सके। ठाकुर जानता था कि अब उसकी दादागिरी खत्म हो चुकी है। उसे अब कानून के हवाले कर दिया जाएगा। भाई, तूने जो किया वो मिसाल बन गया।